अगर सिद्धांत, अगर कभी भी वॉल्यूम दे के रखा है, सॉरी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो डेंसिटी जरूरी नहीं है कि हर बार गिवन होगा। हो सकता है एसटीपी और एनटीपी दिया हो, अगर एसटीपी और एनटीपी दे के रखा है तो वो डेंसिटी मेंशन नहीं करेंगे। ओके ओके चलो। ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना अपने को? यस। ओके फाइन। जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके एक ये भी प्रॉब्लम दिया था ना? नहीं। Okay, what is the answer of first one? Okay, Alicia, what about others? Okay, Naisha, good. Okay, Siddhant. Okay, 72 is the answer, yes. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 40 इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ ए प्लस 80 टाइम्स ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा 40 टाइम्स ऑफ ए प्लस 40 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ ए प्लस 80 टाइम्स ऑफ बी। यहाँ से वी विल गेट 8 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ से वी विल गेट ए बाई बी इज इक्वल टू 5:1। ए और बी का रेशियो 5:1 है। तो अभी अब रेशियो कितना हो जाएगा? अब रेशियो हो जाएगा 1:5। और मीन मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। तो मीन मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? इट इज 32 इंटू 1 प्लस 80 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा 432/6। सो यहाँ से यू विल गेट 72। यस नो? Now, what is the answer of this one? 49%? No, it's not 49. 47%, yes. Answer is D. तो एलिशिया का आंसर सही है। और किसी का आंसर आया क्या? डी। ओके अब एक चीज सुनो। इस क्वेश्चन में क्या है, जब तुम्हारे पास ओरिजिनल सैंपल है और वाटर इवापोरेट हो रहा है,
तो लेट्स अज्यूम कि लेट्स से क्ले तुम्हारे पास 2 ग्राम था और ये लेट्स से तुम्हारे पास 3 ग्राम था। मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। और लेट्स से इनिशियली वाटर 1 ग्राम था। अब जैसे तुम उसको ड्राई करोगे तो वाटर का क्या होगा, कॉम्पोजिशन चेंज होगा। तो लेट्स से 0.5 ग्राम हो गया, लेट्स अज्यूम। परसेंटेज की वैल्यू पे मत जाओ, मैं जस्ट कोई रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ। बट क्ले और सिलिका का अमाउंट तो वही रहेगा ना जो पहले था, यस और नो। टोटल अमाउंट चेंज हो गई है। अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो टोटल अमाउंट पहले 6 ग्राम था, अब 5.5 ग्राम ही। तो अगर टोटल वेट चेंज हो गया तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, यस और नो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले टोटल वेट कितना था, 6 ग्राम, अभी टोटल वेट कितना है, 5.5 ग्राम। तो टोटल वेट तुम्हारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा क्या? बट परसेंटेज कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, बट जो सिलिका और क्ले का रेशियो जो पहले था वही रेशियो अभी रहेगा ना। जिस रेशियो में सिलिका और क्ले पहले थे उसी रेशियो में सिलिका और क्ले अभी भी रहेंगे, यस। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं लिख सकते हैं इनिशियली कितना था सिलिका और क्ले का, 45/45, सॉरी 43/45। अभी कितना है, 92 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो जो रेशियो पहले था उसी रेशियो में अभी भी रहेंगे। तो यहाँ से यू कैन सिंपली रिटर्न एज 43 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 92 इंटू 45 माइनस 45 इंटू एक्स। तो यहाँ से यू विल गेट 88x इज इक्वल्स टू 92 इंटू 45। यहाँ से यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 47। डी क्लियर? क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? ओके। ओके फाइन। लेट्स से अगर मेरे को परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है, Na2CO3 है तुम्हारे पास। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द व्हाट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम, तो अगर सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना है तो सिंपली वी कैन रिटर्न एज सोडियम का वेट कितना होगा, सोडियम के 2 एटम है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है। तो सोडियम का वेट हो जाएगा 2 × 23 डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल वेट क्या होगा, 2 × 23 सोडियम का वेट प्लस 1 × 12 कार्बन का वेट प्लस 3 × 16 ऑक्सीजन का वेट। तो वेट ऑफ सोडियम अपॉन टोटल वेट इंटू 100। तो फ्रॉम देयर यू विल गेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। वेट ऑफ सोडियम 2 × 23 हो जाएगा
टोटल वेट कितना हो जाएगा, 2 × 23 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16 × 100। वहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46/106 × 100। क्या आएगा इसका वैल्यू? क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा? हेलो। 43, 43 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ओके, 43 पॉइंट समथिंग 4% आया, 3 आ रहा है। ओके, 43.33। ओके, अब कार्बन का कितना आएगा बताओ। कार्बन का एक एटम है, तो 1 × 12/106 × 100। ऑक्सीजन का 3 × 16/106 × 100। ओके, 11.3 फॉर कार्बन। ओके फाइन। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 45। ऑक्सीजन का तुम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, 100 में से परसेंटेज सोडियम एंड परसेंटेज कार्बन का माइनस कर लो। तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा क्या, कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू atomic weight of that element divided by molecular weight of compound into 100। देखो, सोडियम का जब फाइंड आउट किया था तो मैंने कैसे लिखा था, सोडियम का जब फाइंड आउट किया था तो मैंने क्या लिखा था, सोडियम के एटम इनटू एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? यस, नो? ओके देन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है Na2SO4.10H2 अंडरगोज X% लॉस इन वेट ऑन हीटिंग। उसको तुमने हीट किया, हीट करोगे तो सारा का सारा वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। अगर सारा का सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा और बिकम एनहाइड्रस का मतलब क्या है, ऑल वाटर मॉलिक्यूल हैज बीन इवापोरेटेड। तुमको लॉस इन वाटर निकालना है, परसेंटेज लॉस इन वाटर। तो वो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। करो, इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी है।
Okay, Ruchir, good. C, okay. वेदांत बिना कैलकुलेट किए कैसे फाइंड आउट करेगा? वेदांत, हाँ उससे क्या होगा? मतलब वेट तो कैलकुलेट कर ही रहा है ना, तो अच्छा वैसे ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर है 10 × 18। 10 × 18 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट कितना हो जाएगा? 2 × 23 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16 प्लस वाटर का फिर से 180 × 100। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, ये आएगा 180 डिवाइडेड बाय 322 × 100। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 56%। आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्लियर है ये वाला सम सबको? ओके देन चलो। अब तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको मल्टीप्लाई करो। देखो, ये मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिखा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 100 को डिवाइड भी करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और 100 को डिवाइड भी करो। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। देखो मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूलर वेट को एंड 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। Molecular weight of compound into percentage composition upon 100 is equals to number of atom into atomic weight. Done. तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जो होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम यहीं से सॉल्व कर सकते हो। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन देख के रखा है उसके ही नंबर ऑफ एटम्स लिखना है एंड उसका ही एटॉमिक वेट लिखना है। जिसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे के रखा है उसके ही नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, उसका ही एटॉमिक वेट लिखना है। क्लियर? नाउ सॉल्व दिस। Cortisone is a molecular substance containing 21 atoms of carbon per molecule. वेट देके रखा, कार्बन का परसेंटेज वेट देके रखा है 69.98 एंड वी वांट टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉर्टिसोन।
इट्स डी, या इट्स डी। लेट्स अज्यूम कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉर्टिस्ट्रॉन्स क्या है, वो है मॉलिक्यूलर वेट जो इसका है, लेट्स अज्यूम कि वो है एक्स। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का 69.98% इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स 21 इंटू एटॉमिक वेट कितना 12। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 28 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 69.98। इसको अप्रोक्सीमेटली 70 ले लोगे तो तुम्हारे पास 360 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। व्हाट्स द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम्स है और नाइट्रोजन का परसेंटेज वेट गिवन है। नाइट्रोजन का परसेंटेज वेट गिवन है। डी। ओके, अगेन सेम चीज, मॉलिक्यूलर वेट लेट से एक्स मान लेते हैं। एक्स का 0.014% इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इनटू नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक वेट। If you solve this, you will get x is equals to 2 into 10 to the power 5. What about the next one? इस बार परसेंटेज दे के रखा है, मॉलिक्यूलर वेट भी दे के रखा है, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने को बोला। आयरन का एटॉमिक वेट भी गिवन है, इट्स 56। ओके, ध्रुव, वेदांत, हमजा, जीत। ओके, गुड। तो हीमोग्लोबिन का कितना वेट, ओके रुचिर, गुड। हीमोग्लोबिन का वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट है 89600, उसका कितना परसेंटेज, उसका 0.25% इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं इनटू एटॉमिक वेट कितना है 56। यहां से अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4। सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है बस। जस्ट गिव मी अनदर 4 to 5 minutes।
ओके फाइन देन, चलो ये हो गया। देन अब एक क्वेश्चन देखो, इंसुलिन, सॉरी, insulin contain 3.4% of sulfur. Find out the minimum molecular weight of insulin. Insulin contain 3.4% of sulfur. Find out the minimum molecular weight of insulin. इंसुलिन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अगर एक चीज दे सुनो, अगर इंसुलिन में सल्फर के एटम्स है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कब आएगा? जब सल्फर का एक एटम होगा या दो एटम होंगे? ओके, इसका मतलब अगर तुमको कभी भी एग्जाम में आया ना कि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो जिसका भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन देख के रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? वन सल्फर एटम। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? वन सल्फर एटम। उसके बाद सेम वही फॉर्मूला है, 32 एएमयू लिख लो, 32 ग्राम लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इंसुलिन कंपाउंड है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन को अज्यूम कर लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन को अज्यूम कर लो एक्स, और सल्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन देके रखा है, नंबर ऑफ एटम्स भी पता है सल्फर के, एटॉमिक वेट भी पता है सल्फर का। नाइन पॉइंट फोर वन कैसे आएगा यार? 941, ओके। ओके कैसे कर सकते हैं इसको? मॉलिक्यूलर वेट है एक्स, एक्स का 3.4% इज इक्वल टू नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना है? वन, वन इंटू 32। तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 3200 अपॉन 3.4, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा 941.1 समथिंग। मतलब 32 एएमयू लिखो, एएमयू लिखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट, एक मॉलिक्यूल का वेट आएगा, अगर ग्राम लिखोगे तो डायरेक्टली ग्राम में आएगा, इट डजंट मैटर एक्चुअली। व्हाट इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? व्हाट्स द आंसर ऑफ नेक्स्ट वन? 400, ये मेंस में क्वेश्चन आया 2016 में। अगर तुमको फॉर्मूला डायरेक्टली याद है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या मान लूंगा? एक्स, एक्स का 8% और मिनिमम चाहिए, तो 1 into 32, एक्स विल बी 3200 by 8, so you will get 400, simple।
कुछ भी ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है अपने को। क्लियर? तो आंसर कितना आ जाएगा? बी। डन। यस। ओके चलो। अब तुम्हारे पास अगर तुमको कभी भी क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, देन यू कैन सिंपली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए एक फॉर्मूला है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। देखो आइडियल गैस का मीनिंग क्या है? गैस जो है आइडियल कंडीशन की तरह बिहेव करता है, मतलब इसका पूरा डेप्थ के अंदर अपन पढ़ेंगे गैसेस स्टेट के अंदर। अभी इसके अंदर अपन कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, आइडियल रियल अपन सेम कुछ सेम ही मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में मुझे प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, देन वी कैन सिंपली फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। पीवी अपॉन आर टी, दैट विल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। P क्या है? P प्रेशर ऑफ गैस है, इट शुड बी इन एटीएम। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, इट शुड बी इन लीटर। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। और T क्या है तुम्हारे पास? टेम्परेचर है, इट शुड बी इन केल्विन। टेम्परेचर इट शुड बी इन केल्विन। ठीक है। केमिस्ट्री में टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही लिखना है। मैं चार बता रहा हूँ आर क्या है, वेट। केमिस्ट्री में हमेशा टेम्परेचर, अगर किसी भी चैप्टर में टेम्परेचर लिखना होगा तो हमेशा टेम्परेचर किस में लिखेंगे अपन? केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखेंगे। अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी अपन देख लेंगे। एंड वेयर आर क्या है तुम्हारे पास? आर है तुम्हारे पास गैस कांस्टेंट। आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 0.0821 इंटू 0.0821 एटीएम इंटू लीटर पर मोल इंटू केल्विन। और इसको तुम लिख सकते हो 1/12। अच्छा एक चीज सबसे पहले ध्यान रखना सब लोग, प्रेशर हमेशा एटीएम में होना चाहिए, वॉल्यूम हमेशा लीटर में, और टेम्परेचर केल्विन में। तभी जो आर जो कांस्टेंट आ रहा है उसका वैल्यू तुम लिख सकते हो 0.0821। अगर तुमने किसी का भी यूनिट चेंज कर दिया तो डेफिनेटली आंसर भी तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा। अगर तुमने किसी का भी यूनिट चेंज कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? चेंज। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखनी है अपने को। हमेशा प्रेशर को एटीएम में ही लिखना है, वॉल्यूम को लीटर में, टेम्परेचर को केल्विन में। तो ये मोल का एक और फॉर्मूला आ गया। अगर क्वेश्चन में कभी भी प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? अब प्रेशर का कन्वर्जन क्या क्या होता है? तो बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं प्रेशर के। तो प्रेशर 1 एटीएम होता है तुम्हारे पास 760 ऑफ एच जी। एच जी क्या है? मरकरी। तो ये प्रेशर का एक और यूनिट है। तो 1 ऑफ एच जी कितना होगा? क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1/760 एटीएम, यस और नो? वैसे ही 1 एटीएम का एक और यूनिट होता है, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टोर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टोर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टोर। तो यहां से मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या? 1 टोर इज इक्वल टू 1 ऑफ एच जी। ओके, क्लियर है सबको ये? अगर मुझे देख के रखा है 680 ऑफ एच जी दे के रखा है, लेट्स, तो प्रेशर एटीएम में कितना होगा? 680 ऑफ एच जी है, तो प्रेशर एटीएम में कितना होगा?
760 से मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा? अरे क्या कर रहे हो सिद्धांत, ध्यान से देखो यार क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। यार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यार, थोड़ा तो सोचो यार। तुमको अगर ऐसे डाउट्स आते हैं तो ऐसे लिख लिया करो यार। 680 इंटू 1 mm of Hg। और 1 mm of Hg कितना एटीएम है? 1 mm of Hg है 1/760 एटीएम। क्लियर? यस। तो mm of Hg को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिवाइड करना होगा मुझे। mmHg को सॉरी एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करना होगा। ये पार्ट सबको क्लियर है? ओके देन। फिर 1 एटीएम का एक और यूनिट होता है। तो 1 ATM = 1.01325 इंटू 10⁵ Newton/m²। इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 10⁵ Newton/m² भी लिख सकते हो। इसको तुम 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हो। 10⁵ क्या लिख सकते हैं? पास्कल। एक और यूनिट होता है 1 ATM का। 1 ATM = 1.01325 बार, जिसको तुम अप्रोक्सीमेटली 1 बार भी लिख सकते हो। तो 1 ATM = 1 बार। 1 ATM is approximately equal to 1 बार। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? यस नो? अगर मेरे को एग्जाम में कभी भी बोल के रखा है 3 बार प्रेशर है, 3 बार मतलब 3 ATM ही है वो। अपने को हर बार एटीएम में ही कन्वर्ट करना है, बिकॉज इस फॉर्मूले में हमेशा प्रेशर को किस में लिखना है? एटीएम में। इन दिस फॉर्मूला प्रेशर को हमेशा मेंशन करना है एटीएम के अंदर। क्लियर? यस। ओके डन, श्योर। उसी तरीके से वॉल्यूम की बात करते हैं। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1 लीटर कंटेंट। ओके गुड। 1000 ml। बच्चे एक चीज देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग है ये। 1 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या है कि तुमने क्या करके रखा है? तुमने 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बना के रखा है। एंड अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है इस क्यूब का, तो वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है? एक क्यूब। यस और नो? क्या सबको ये पता है वॉल्यूम क्यूब का एक क्यूब होता है? इसका मतलब अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 का क्यूब करूंगा तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यस और नो? 1 सेंटीमीटर जो स्केल पे रहता है ना, स्केल का 1 सेंटीमीटर लो, उसका क्यूब बनाओ। अगर तुम वैसे 1000 क्यूब्स लोगे ना, देन कहीं जाके 1 लीटर बनेगा, क्योंकि 1 लीटर का बोतल तुमको पता होगा
तो 1 लीटर के बोतल में अगर तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब के 1000 क्यूब अगर फिल करोगे तब कहीं जाके 1 लीटर ऑब्टेन होगा। तो यहां से तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यस, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना, इसका मतलब यहां से मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 1000 सीसी भी लिख लेते हैं, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी तुमको सही लगे। 1000 सीसी का मतलब भी 1000 ml ही है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही है। अगर मेरे को बोल के रखा है कि 2000 सीसी, कोई भी एक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम देख के रखा है 2000 सीसी, 2000 सीसी का मतलब मेरे को वॉल्यूम देख के रखा है कितना, 2 लीटर। यस, तो ऐसे लिख सकते हो। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो क्या मैं 1 सेंटीमीटर को ऐसा लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। यस, देखो बच्चे यहाँ पर ये क्या लिख के रखा है मैंने, यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है। यस, ये वाला जो टर्म है वो क्या है, ये वाला टर्म यही तो लिख के रखा है मैंने, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। यस, और सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। यस, यस, नो। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 10⁻³ - 3 मीटर क्यूब। यस, तो यहाँ से 1 मीटर क्यूब आ जाएगा 1000 लीटर। इसका तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो, 1 मीटर क्यूब का मतलब तुमने 1 मीटर का लेंथ लिया है, उसका क्यूब बनाया है। तुमने 1 मीटर लेंथ का एक क्यूब फॉर्मेशन किया है। तो उसके अंदर अगर तुम 1 लीटर की जो बॉटल्स हैं उसकी 1000 बॉटल्स फिलअप करोगे तब कहीं जाके वो एक बड़ा सा टैंक है वो फिलअप होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब का मतलब तुमने 1 मीटर की लेंथ का एक क्यूब फॉर्मेशन किया है, एक टैंक फॉर्मेशन किया है। उसमें 1 लीटर की अगर तुम 1000 बॉटल्स फिलअप करोगे तब कहीं जाके वो टैंक फिलअप होगा। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? तो ऐसे याद रखो, मतलब एग्जाम में भूलोगे नहीं कभी भी, कौन सा कहाँ 1000 था कहाँ 100 था, कुछ भी ऐसे मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 लीटर को, क्या मैं 1 लीटर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कैन आई राइट सिंपली 1 लीटर इज इक्वल टू m/10 इंटू m/10 इंटू m/10? यस और नो? यस, और m/10 को क्या लिख सकता हूँ, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके,
क्लियर सबको? ये 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। यस यस नो? ओके। तो अगर मेरे को एग्जाम में बोल के रखा है 3 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 3 लीटर ही वॉल्यूम दे के रखा है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए वो डेसीमीटर में दे देते हैं। अगर मेरे को एग्जाम में बोल के रखा है कि 2 बार, 2 बार का मतलब 2 ATM, 3 डेसीमीटर क्यूब, 3 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 3 लीटर। प्रेशर हमेशा एटीएम में सब्स्टिट्यूट करना है, वॉल्यूम हमेशा लीटर में सब्स्टिट्यूट करना है, इन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये चीजें अपने को याद रखनी है। क्लियर? ओके मैम। देन उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ गैस। टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है इन केल्विन? तो टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैस इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसका डेरिवेशन कैसे आता है वो मैं तुमको अभी बता दूंगा। अगर टेम्परेचर कभी भी तुमको डिग्री सेल्सियस में देख के रखा है, उसमें 273 ऐड कर दो, यू विल गेट द टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर डिग्री सेल्सियस में, अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा? अगर तुमको 27 डिग्री सेल्सियस बोला है तो टेम्परेचर कितना होगा केल्विन? 27 डिग्री सेल्सियस तो कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। केमिस्ट्री में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिखना होगा। तुमने कुछ स्केल्स, अब कन्वर्जन कैसे होता है वो देखो। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस। अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चे लोग ये रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है तुम्हारे पास, उसको ध्यान से सुनना। रिलेशन है तुम्हारे पास किसी भी स्केल। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, वेट। हाँ, ओके। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस किसी भी स्केल पे टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, दैट्स इट। तो वैसे अगर मैं टेम्परेचर लिखूंगा तो टेम्परेचर इन केल्विन माइनस, माइनस बॉइल फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा केल्विन में? फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन 273 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 373 माइनस 273। सारे रिलेशन यहीं से आते हैं। ओके, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या होगा? फॉरेन हाइट पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फॉरेन हाइट पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, किसी को पता है?
ओके 32। और बॉइलिंग पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट पे कितना? 212। तो ये रिलेशन आएगा, कोई भी स्केल का टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर उस स्केल पे। अब तुम इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? फॉर्मूला आएगा तुम्हारे पास टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273 अपॉन 373, सॉरी, अपॉन 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 273 को उस साइड लेके चले जाओ, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ जाएगा। वही अगर तुमको इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा 100, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा 180। तो ये कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, ये कैंसिल आउट होगा 9 टाइम्स। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। तो जो रिलेशन तुमने पहले पढ़ के रखा होगा 8th 9th के अंदर, वो एक्चुअल में रिलेशन यहाँ से आता है। जो भी रिलेशन तुमने पढ़ के रखा है वो एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है, वो यहाँ से आता है। क्लियर? यस, ओके बाय, चलो। तो सारा कन्वर्जन मैंने बता दिया है, प्रेशर का, वॉल्यूम का एंड टेम्परेचर का। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे एक दो सम्स होंगे वो अपन कर लेंगे, ठीक है। एंड अभी आगे वाला सेक्शन करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा। डेंसिटी क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वेट किस में होता है? एमएल में। वॉल्यूम किस, सॉरी, वेट किस में होता है? ग्राम में। वॉल्यूम किस में होता है? एमएल में। तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट किस में होगा? ग्राम में। वॉल्यूम किस में होगा तुम्हारे पास? एमएल में। तो डेंसिटी को सिंपली वी कैन रिटर्न एज W डिवाइडेड बाय V। गिवन वेट W लिखना है अपने को, कैपिटल M नहीं लिखना है। इट शुड बी W, नॉट द कैपिटल M। तो एक तो डेंसिटी हो गया, एक अपने पास ये फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे वॉल्यूम किस में लिखना है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में, ओके। तो यहाँ पे P, यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या? मोल्स को मैं W अपॉन कैपिटल M लिख सकता हूँ? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यस। फिर तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, यस। एंड W अपॉन V को, एंड W अपॉन V को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो Pm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? DRT। Pm इज इक्वल टू DRT। यहाँ पे M क्या है? गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है? एक तो फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और एक फॉर्मूला है पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एंड पीएम इज इक्वल टू डीआरटी। डी क्या है? डेंसिटी। डी क्या है? डेंसिटी। और डेंसिटी, अब बताओ डेंसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए यहाँ पे? डेंसिटी है डब्ल्यू अपॉन वी। डब्ल्यू ग्राम में होता है, वी किस में होना चाहिए?
वी किस में होता है यहाँ पे? लीटर में, अभी तो बताया ऊपर मानस। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में वी हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में। तो यहाँ पे जो डेंसिटी होगा, ये चीज ध्यान रखना, जब भी पीएम इज इक्वल टू डीआरटी यूज करोगे तो डेंसिटी किस में होना चाहिए? ग्राम पर लीटर। डेंसिटी इट शुड बी इन ग्राम पर लीटर। क्लियर? यस, नो? ग्राम पर लीटर, तो ये पार्ट तुमको ध्यान रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है? Vapor density of any gas with respect to, it is the density of any gas with respect to, density of any gas with respect to density of hydrogen at same pressure and temperature. Vapor density of any gas, it is equals to density of any gas with respect to density of hydrogen. Okay, density of gas with respect to density of hydrogen, simply ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, प्रेशर और टेम्परेचर तुम्हारे पास सेम होना चाहिए। तो क्या डेंसिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? P into molar mass of gas divided by R into T। और इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? P into molar mass of H2 divided by R into T। yes? yes, no? ओके देन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वेपर डेंसिटी आ जाएगा यहाँ से क्या? वो आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। तो यहाँ से वो आ जाएगा मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो मोलर मास ऑफ गैस आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। क्लियर? तो अपने को मतलब वो चीज याद नहीं रखना है, डेफिनेशन याद नहीं होगा तो भी चलेगा। मेरे को क्या पता है, अगर सपोज मेरे को वेपर डेंसिटी कभी भी किसी क्वेश्चन में दे के रखा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर वेट। अगर किसी का वेपर डेंसिटी लेट्स से 23 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अगर किसी का वेपर डेंसिटी 23 है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा उसका? 46। ठीक है, तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला पीएम अपॉन आरटी। वैसे ही एक और चीज क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रेस्पेक्ट टू गैस, डेंसिटी ऑफ गैस वन विथ रेस्पेक्ट टू ऑफ गैस टू। तो डेंसिटी ऑफ गैस वन को क्या लिखेंगे? पी इंटू एम ऑफ गैस वन अपॉन आर टी। और यहां पर भी क्या लिखूंगा? पी इंटू एम ऑफ गैस टू अपॉन आर टी। अगेन पी से पी कैंसिल आउट, आर टी से आर टी कैंसिल आउट। तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा एम ऑफ गैस वन
divided by m of gas 2. Relative density, it is the ratio of molecular weight of two substance. Relative density, it is the ratio of molecular weight of two substance. To find out the relative density of O2 with respect to N2. बताओ. Find out the molecular weight of O2 with respect to N2. It's 32 divided by, क्या लिख सकता हूँ, O2 का फाइंड आउट करना है, तो molecular weight of O2 upon molecular weight of N2, it should be 32 upon 28, it should be 8 by 7. It should be 8 by 7. तो वहां से सिंपली वी कैन रिटर्न एज O2 इज 8 by 7 times heavier than N2. क्या ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ? O2 जो है वो N2 के कंपैरिजन में 8 by 7 टाइम्स क्या है, हैवियर. यस. O2 is 8 by 7 times heavier than N2, तो ऐसे भी लिख सकते हो. वैसे एक और होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डिफाइन होता है वो होता है सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए. इट इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, density of any substance with respect to density of water. Density of any substance with respect to density of water. Density water का कितना होता है ग्राम पर ml में? 1 ग्राम पर ml. तो अगर लेट्स से मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी देके रखा है Na2CO3 का एंड वी वांट टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ Na2CO3, तो क्या हो जाएगा? बच्चे यूनिट आएगा ना. डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ Na2CO3 इट इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Na2CO3 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.2, और ये वाटर का कितना है? 1 ग्राम पर ml. तो ये हो जाएगा 1.2 ग्राम पर ml. तो अगर किसी का डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी विदाउट यूनिट. स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर ml, सॉरी इट इज द डेंसिटी विदाउट यूनिट. अगर किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 दे के रखा है तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? 3 ग्राम पर ml. दैट्स इट. अगर किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 देके रखा है तो डेंसिटी विल बी 3 ग्राम पर ml. क्लियर? क्या ये वाला सेक्शन सबको क्लियर है? ओके. तुमको लास्ट टाइम कोई होमवर्क थोड़ी दिया था. लास्ट टाइम बुकलेट में से कुछ होमवर्क दिया था क्या? 4 to 40. ओके फाइन. इजी था आई थिंक वो तो सम्स सारे. अभी तक सॉल्व नहीं किया? कर लो यार.
देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की, उसके बाद एक प्रॉब्लम है वो तुम करना। एम्पिरिकल फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास C6H6 है, इफ यू हैव C6H6, तो उसका कॉमन फैक्टर क्या है? कार्बन के भी 6 एटम है, हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स है, तो कॉमन फैक्टर कितना होगा उसका? कॉमन फैक्टर कितना होगा C6H6 का? 6। तो 6 से डिवाइड कर दो, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? CH। इफ यू हैव C2H4, इफ यू हैव C2H4, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 2। 2 से डिवाइड करो, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CH2। अगर तुम्हारे पास है C3H4, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1। 1 क्या होगा तुम्हारे पास कॉमन फैक्टर? कुछ भी कॉमन नहीं, तो फॉर्मूला भी वही रहेगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही एम्पेरिकल फॉर्मूला भी रहेगा। ठीक है, देखो कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, कौन से फैक्टर से डिवाइड करना है, ये तुम कैसे सोच सकते हो? देखो देखो फर्स्ट वाले का कॉमन फैक्टर 6 है, उसको तुम एक डिफरेंट तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। इफ यू हैव C6H6, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 78। इफ यू हैव C6H6, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 78। यस, यस, नो? एंड इफ यू हैव CH, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 13। कार्बन का 12 होता है। तो अगर कॉमन फैक्टर को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, P क्या है तुम्हारे पास कॉमन फैक्टर, कि कौन से फैक्टर से डिवाइड करना है। तो हो सकता है लेट्स से अगर तुमको एग्जाम में मैंने मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया है, एम्पेरिकल वेट 30 दिया है, तो कौन सा फैक्टर से तुमको डिवाइड करने से एम्पेरिकल फॉर्मूला मिलेगा? इफ मॉलिक्यूलर वेट इज 60 एंड एम्पेरिकल वेट इज 30, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा उसका? 2। ठीक है, तो ऐसे भी तुम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। तो बच्चे लोग एम्पेरिकल सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला टाइम्स P। P टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। यस, ये मैं फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व कर रहा हूँ। कॉमन फैक्टर 6 था, एम्पेरिकल फॉर्मूला 6। तो इफ यू नो द कॉमन फैक्टर एंड इफ यू नो द एम्पेरिकल फॉर्मूला, देन यू कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अगर किसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला लेट से C2, सॉरी, अगर किसी का एम्पेरिकल फॉर्मूला लेट से C3H5 है और कॉमन फैक्टर 2 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला C3H5 है, कॉमन फैक्टर 2 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H10। क्लियर? ओके, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या होमवर्क में करोगे कि एक लास्ट प्रॉब्लम ही करना? अभी करोगे या होमवर्क में करोगे? ओके देन चलो, ये होमवर्क में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर ले। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, होमवर्क में कर लो, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बता देता हूँ क्या दे के रखा है।
तुमको वेपर डेंसिटी दे के रखा है मिक्सचर का, मिक्सचर में क्या क्या है, NO2 और N2O4 है। तो वेपर डेंसिटी दे के रखा है, तो क्या मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे? क्या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेंगे वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट जो आया वो मिक्सचर का आया, मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आया, और टोटल वेट 100 ग्राम है। मिक्सचर का वेट कितना है, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मिक्सचर का वेट है तुम्हारे पास, एंड तुम्हारे पास जो मोल्स फाइंड आउट करने हैं NO2 के कितने हैं, ट्राई करना, अच्छा प्रॉब्लम। अगर किसी को कुछ डाउट है तो देख के ना आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। ओके बाय। चलो बाय। सैटरडे अपन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला के कुछ सम्स करेंगे, एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाला पार्ट फिनिश करेंगे।